अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जिन्होंने अब तक दूसरों को चुनाव लड़वाए हैं, जिन्होंने सरकारें बनवाई हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनवाए हैं, अब खुद अपनी पार्टी बनाएंगे। अब ये बिहार में सारी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन कहते हैं कि न खुद पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे न मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा और कौन हो सकता है? प्लीज वेलकम प्रशांत किशोर। और आपकी अदालत में आज हमारी जज बहुत खास हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। जिस समय मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी, उस समय इनकी रिपोर्टिंग के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे। इनकी हिम्मत की आज भी सब लोग दाद देते हैं। प्लीज वेलकम तवलीन सिंह। तवलीन सिंह के बारे में आपको यह भी बता दूं कि इनके साथ मैंने बहुत बहुत खतरनाक जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग की है। इनको डेयर डेविल रिपोर्टर कहते थे। बहुत कुछ मैंने सीखा है इनसे। और 30 साल पहले आपकी अदालत में जब केपीएस गिल का शो किया था, उस समय जज थी। 30 साल बाद आई हैं, तो इनका स्वागत होना चाहिए। कार्रवाई शुरू हो। और पहला इल्जाम लगे प्रशांत किशोर पर। इससे पहले एक नजर उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये मुकदमा चलाया जाएगा प्रशांत किशोर पर। बिहार के सासाराम से यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचने वाले प्रशांत किशोर की पहली पहचान बनी चुनावों के रणनीतिकार के रूप में। नए आइडियाज को हकीकत में बदलने वाले, राजनीति में डेटा को इंट्रोड्यूस करने वाले प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने वालों में शामिल थे। प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार को, पंजाब में अमरिंदर सिंह को, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, तमिलनाडु में एमके स्टालिन को और बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव लड़वाए और जितवाए। 10 साल तक चुनाव लड़वाने के बाद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वालों में शामिल हो गए। 2 साल से बिहार के गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज नाम की पार्टी बनाने का ऐलान किया तो लोग चौंक गए। पटना में जनसुराज के पदाधिकारियों की पहली बैठक ने सबके कान खड़े कर दिए। फिर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं के साथ संवाद किया। आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। जनसुराज के साथ बड़ी संख्या में नौजवान भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का असर दिखाई दे रहा है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर 1 करोड़ लोगों के समर्थन से जनसुराज पार्टी को लॉन्च करेंगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज 2025 में होने वाले विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपकी अदालत में प्रशांत किशोर अपनी पैरवी खुद करेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम रणनीतिकार प्रशांत किशोर। आपकी अदालत में इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया। प्रशांत जी, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका असेसमेंट गलत कैसे हो गया, ये 40-50 सीटें कम कैसे हो गई। तो मैं कहता हूं मैंने प्रशांत किशोर पे यकीन किया। तो लोगों ने कहा बुलाइए उनको आपकी अदालत में। अब बुला लिया, अब बताइए। नहीं, सही बात है। स्वाभाविक तौर पे लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, तो उस पर लोग पूछते ही हैं। और उसको लेकर जो मेरा अपना असेसमेंट आकलन था, मैंने 5-6 महत्वपूर्ण बातें रजत जी बताई। पहली बात तो मैंने ये कहा कि चाहे चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, जो देखने से लग रहा है मोर और लेस बीजेपी वापस आ रही है और एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा मेरा आकलन ये था कि जितना वोट शेयर बीजेपी का पहले से है, उस मोर और लेस वो वोट शेयर बना रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो जो चुनाव के परिणाम आए उसमें 36% उनको करीब वोट आए, 0.7% कम आया है पिछले चुनाव के मुकाबले, 2019 के मुकाबले। तीसरी जो बात मैंने कही कि उनको सीट 300 आएगी, जो 240 आया है, जो कि मेरा आकलन जहां गलत हुआ है। चौथी बात हमने ये कही कि जनरली पूरे देश में ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी के सपोर्ट के इंटेंसिटी में जो कमी आई है वो बड़ा विजिबल है डेटा में, उनके व्यूअरशिप में, कि जो इंटेंसिटी हम लोगों ने 2014 में 2019 में देखी थी, जिसको आप अंधभक्ति कह लीजिए, उसमें कमी आई है। पांचवी बात हम लोगों ने ये कही कि चाहे जिसकी भी सरकार, मतलब जब भी मोदी जी जितने भी एमपीज के साथ सरकार बनाए, सरकार बनाने के बाद तीसरे टर्म में मोदी जी दूसरे और पहले टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, क्योंकि देश में जमीनी स्तर पर रूरल डिस्ट्रेस, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, रूरल डिस्ट्रेस एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी, ये बहुत बड़ा विषय बनेगा। और एक अंतिम और बात मैंने कही कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भाजपा और संघ के नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब इन 6 बातों में एक बात मेरा जो गलत हुआ, जिस पर लोगों का ध्यान भी है, होना भी चाहिए, कि भाई आपने कहा था कि मोर और लेस उनको 300 सीट आएगी, आया 240। स्टैटिस्टिकली 3-4% तक तो लोग गलत आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये 10% का आकलन का गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा जो अनुमान था, वोट शेयर ठीक था, एनालिसिस ठीक थी, लेकिन जो अनुमान हम लोग का था कि 300 सीट के आसपास भाजपा को आ सकता है, आएगा, वो 240 आया। उसके कई वजह हो सकती है क्यों आया, लेकिन हमारे नज़रिए से मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आकलन करने वाले लोग कोई भगवान तो है नहीं। आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स की एक मर्यादा है, उसके करने वाले दुनिया में कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि 100 में 70% आदमी वो सही होगा। मैंने, जो लोग आज मुझे कह रहे हैं कि भाई आपने ये गलती करी, आप तो बीजेपी की मदद कर रहे थे, पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, कुछ लोग ऐसा कहने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो बंगाल में जब मैंने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी, तो हमारे चीयर लीडर थे, ताली बजा रहे थे। मैंने ये कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी। अब भाजपा को 15 भी आ सकता था, 95 भी आ सकता था, आया 77। तो स्टैटिस्टिक्स की एक मर्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी गलती है, मुझे और अपने असेसमेंट को बेहतर करना चाहिए था। तो सिर्फ आपसे गलती हुई या बाकी और भी लोगों से गलती हुई? देखिए, गलती बहुत लोगों से हुई होगी, उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं क्या है। आप डेटा वो एनालाइज करते हैं जो आपके पास आता है, और जब बहुत मजबूत सरकारों के बारे में जब आकलन हो रहा होता है, सर्वे हो रहा होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर फैक्टर। तो एक तो लोग गलत बताते हैं आपको, उनको वोट देना है किसी दूसरे को, लेकिन डर से उनको ऐसा लगता है कि ये तो भाजपा का वोट डेटा कलेक्ट करने वाला आदमी है। तो कई बार मैं ऐसा मानता हूं, मैं सारे सेफोलॉजिस्ट और जो लोग डेटा का काम करते हैं उनके बिहाफ का उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन ये गलती इसलिए हो सकती है कि कई बार हम लोग देखते हैं एक फियर फैक्टर होता है जो हम लोग इलेक्शंस में यूज करते हैं, तो वो एक फियर फैक्टर रहा होगा। और दूसरी ये जो परसेप्शन है, हवा का रुख कि भाई मोदी जी ही आ रहे हैं, तो जिसको नहीं भी देना है वो अपने मन में कह रहे, पूछते उससे भी किसको वोट, कौन किसकी सरकार बन रही है, कह रहे मोदी जी की बन रही है। तो वो उस इनपुट ऐसे भी लोग थे प्रशांत जी जो कह रहे थे कि 4 जून को लिख कर ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे कि हमारे आकलन में 6 बिंदु है, उसमें 5 सही है, 1 गलत है। सीटों में मैं 10% से ऑफ हूं, लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर से गलती हो गई या अन्य लोगों से गलती हो गई, वो अपना रिकॉर्ड नहीं बता रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भाई हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे,
या उन भाजपा को 150 सीट आएगी, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिवली भी एसेस करना है तो किसी ने कहा 270 या 300 और आया 240, और किसी ने कहा उनको आएगा 150, आया उनको 240। हु वॉज क्लोजर टू द रियलिटी? बट ये कोई वन अपमेनशिप वाली बात नहीं है, उनका अपना आकलन का तरीका है। मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने जो आकलन किया 300 का वो ठीक नहीं था, लेकिन जो ओवरऑल असेसमेंट है, और वो सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, पिछले 5 साल से जितने भी इंटरव्यू मैंने करे हैं, हर जगह मैं ये बताता रहा हूं कि मोदी जी के सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है। देखिए, असेसमेंट गलत हो सकती है, लेकिन आप तो राजनीति के जानकार हैं, अंदर बाहर सब जानते हैं। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या 400 पार के नारे ने नुकसान कर दिया? देखिए, 2-3 बातें जो ऑब्वियसली सबको दिख रही हैं। एक तो ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्रांड मोदी, कि लोगों को पता है कि ये आदमी अनपॉपुलर है, लोगों को पता है कि जनता नाराज है, फिर भी लोग कह रहे हैं अंत आते आते मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं 2019 में जो हुआ था कि कई लोग जो चुनाव हार रहे थे या बहुत टाइट बैटल में थे, पुलवामा के बाद उनको बड़ी बहुमत से जीत मिल गई, तो लोगों के दिमाग में दैट वाज प्लेइंग कि भाई मैं गांव में जा रहा हूं, मैं उम्मीदवार हूं भाजपा का, मुझे दिख रहा है सामने से कि लोग नाराज हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, लेकिन अंत आते आते मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी, आई वुड से वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। सेकेंड, ये जो नारा 400 पार वाला दिया, तो नारा तो ठीक है लेकिन उसको पूरा नहीं किया। 400 पार, लेकिन क्यों? अपोजिशन वालों ने उसको पूरा कर दिया कि संविधान बदलने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। इसका भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, अगर एक क्रेडिट अगर अपोजिशन को आप देना चाहते हैं उनके स्ट्रेटेजी को या उनके कम्युनिकेशन को, तो एक चीज उन्होंने ठीक करा कि ये 400 पार वाले नारे को उन्होंने संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। संविधान से भी ज्यादा आरक्षण की जो बात हुई, उससे समाज के एक बड़े वर्ग को लगा कि भाई अगर इनको ताकत तो देनी है, लेकिन इतनी नहीं देनी है कि बिल्कुल ही इनकी। आप कहें ये जो कैंपेन था 400 पार होगा तो आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अंबेडकर की बात पीछे रह जाएगी, इसका असर हुआ? बहुत असर है, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऑपोजिशन ने सोची समझी कैंपेन इस पर चलाया। ये हुआ ऐसे कि जब उन्होंने कहा 400 पार, तो भाजपा के कुछ जो बड़बोले नेता हैं खुद से उछल के कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना, हमें नया देश बनाना है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये उनसे गलती हो रही है। और फिर ऑपोजिशन ने उसको कायदे से भुनाया। और इसको जो काउंटर किया, हमने देखे उस समय मोदी जी के भाषण, जिसमें उन्होंने मुसलमान, मटन, मुजरा, मंगलसूत्र सब कुछ घुसा दिया। नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ये राजस्थान में उन्होंने भाषण जो करा था, जहां से इसकी शुरुआत हुई, उस समय से भी जो भाजपा का कोर सपोर्टर है, जो मोदी जी का फैन रहा है, मोदी जी का वोटर रहा है, वो उसको भी ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगी। वो भी कह रहा है यार प्रधानमंत्री को ये बोलने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब थोड़ा पुराना तरीका हो गया, और आज की तारीख में जिस तरीके की इमेजरी उन्होंने अपने लिए बनाई हुई है 10 साल से, उससे वो मैच नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि उसने कैडर को गैल्वेनाइज करने के बजाय और डिसअपॉइंट किया, और कई जगहों पर उससे पैनिक भी हुआ कि लोगों में ये भी बात हुई कि भाई ये हार रहे हैं या ये बैकफुट पर है, तभी तो इस तरह की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहां से अपेक्षा सबको ज़्यादा थी। तो सब लोग कहते हैं कि ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपस में तकरार थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। देखिए, मैं उसको व्यक्तिगत तकरार के तौर पे नहीं देखता हूं, लेकिन अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा 2009-10 के लोकसभा चुनाव में, जब मोदी जी मतलब नए चेहरे के तौर पर, भाजपा के चेहरे के तौर पर उभर रहे थे, और आडवाणी जी देश में भाजपा के लीडर थे। उस समय भाजपा को गुजरात में बहुत अच्छी सफलता 2009 के लोकसभा में नहीं मिली थी। जब हम 2011 से के बाद जब मैंने काम किया वहाँ पे, तो गुजरात में इस चीज़ को मैंने बहुत अध्ययन करने की कोशिश करी कि 2009 में मोदी जी कैंपेन के इंचार्ज थे, आडवाणी जी को बनना था प्रधानमंत्री, फिर वो सफलता क्यों नहीं मिली? तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने उसको सबटाज किया कैंपेन को, या उनके लोगों ने सबटाज किया, लेकिन जो सपोर्टर है मोदी जी का, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर आडवाणी जी जीतेंगे तो हमारे नेता मोदी जी आगे शायद पहुंचने में इनको ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि यूपी में भी ये हुआ होगा कि कई लोगों को ऐसा लगा कि अगर मोदी जी और अमित शाह वापस बहुत बड़ी बहुमत से आते हैं तो उससे योगी जी के कुर्सी पर खतरा हो सकता है। और ये सरेआम चर्चा जो गांव में हुई, अरविंद केजरीवाल ने तो पब्लिकली कहा था। अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी बहुत, आप उसको अरविंद केजरीवाल को आप ये मानिए कि राजनीतिक तौर पे बहुत
सटीक बयान था जिसने, लेकिन गांव में भी हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बिहार में पैदल चल रहा हूं और लोग ये पूछते हैं कि अच्छा प्रशांत जी आप तो काम किए इनके साथ, ये बताइए कि अगर 400 सीट आ जाएगा तो योगी को हटा देंगे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बात उनके सपोर्टरों में, इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी ने जाकर कहा होगा अपने सपोर्टरों को कि हराओ भाजपा कैंडिडेट को, वो मैं जानता नहीं और मेरा विषय नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये बात हो सकती है जो योगी का सपोर्टर है कि अगर बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़ी ताकत से मोदी और शाह वापस लौटेंगे तो योगी जी को, जो हमारे लीडर हैं, इनको खतरा हो सकता है, इसलिए थोड़ा आराम से ही वोट एक करो। बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है, अयोध्या की सीट जहां पर राम मंदिर बना, जिसको लेकर के पूरे देश में लहर थी, उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार हार जाए। देखिए अयोध्या की तो कोई सीट है नहीं, ये तो तुकबंदी है लोगों की, सीट तो अयोध्या नहीं है। लेकिन हाँ, सीट तो फैजाबाद है, अयोध्या वहाँ है, तो एक सिंबॉलिक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर वही बात है, जो वहाँ पे कैंडिडेट थे लल्लू सिंह जी, ही वॉज द फर्स्ट वन टू से कि 400 आएगा तो संविधान बदलेंगे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स हु वेंट पब्लिक सेइंग कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे, और उनके सामने जो अनुसूचित जाति समाज के साथी लड़ रहे थे सपा से, उसका उनको फायदा हुआ होगा। और दूसरा, जब आप इस तरह के बहुत डेवलपमेंटल चीज़ें, बहुत बड़ा चेंज लाते हैं तो समाज का एक तबका उससे अफेक्टेड भी होता है। विनोद मेहता जी जो पत्रकार थे, उनसे मैंने एक बार पूछा कि ये बताइए कि संजय गांधी के ज़माने में जब ये स्लम्स तोड़े जा रहे थे तो उनको फीडबैक नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत जी सबसे मजे की बात यह है कि उनको फीडबैक तो जाता था, लेकिन वो बैठ के ये कहते थे कि भाई मैं तो उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो उनको स्लम से हटाकर अच्छी जगह पे घर दे रहा हूँ, फिर वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अयोध्या में रोड बनाने के लिए कोई बस्ती उजाड़ी, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, अभी वो तो ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसको तो कल ही हो गया। मंदिर आप बनाने के चक्कर में अगर 10,000 लोगों को आपने, उनका रोजी रोटी खत्म हो गया या फिर उनका घर डिस्प्लेस हो गए, उन चीज़ों का भी फैक्ट बहुत। क्या ये आपको ठीक लगता है कि अखिलेश यादव ने टिकट बांटने में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा, बहुत चतुराई की? देखिए, जनरल सीटों पर भी SC ST लड़ाए? नहीं, ये तो हमेशा ही करते हैं जो दल हैं, समाजवादी पार्टी, राजद जैसे जो दल हैं, तो जाति के आधार पर ही ज़्यादातर इनकी राजनीति होती है। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कैसे अपनी रणनीति बनाई, किसको टिकट दिया, इसको मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन परिणाम ये बताते हैं कि उनको सफलता मिली है, तो उसके लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। कुछ तो अच्छा जरूर किया होगा तभी इतनी सीट जीत कर आए हैं। क्या चुनाव से पहले केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी नुकसान हुआ होगा? मुझे नहीं लगता है इसका नुकसान, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर झारखंड में बीजेपी साफ हो गई होती। बीजेपी को तो नुकसान राजस्थान में हुआ, बीजेपी को नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। तो अगर हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करने से भाजपा को नुकसान होता तो सबसे बड़ा नुकसान तो बिहार झारखंड में पहले होना चाहिए, राजस्थान में बाद में होना चाहिए। तो ये मतलब, अब जैसे आरक्षण की बात है, आरक्षण, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, इसको लेकर के एक नैरेटिव चला, लेकिन बिहार में तो जाति का बहुत असर है। वहाँ क्यों नहीं? बिहार में इसलिए नहीं है कि बिहार में इन सबसे ज़्यादा एक लालू जो फैक्टर है, लालू यादव का जो फैक्टर है, लालू जी सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ही इज ए फेनोमेना। बिहार में मोदी हैं, नीतीश हैं, सब हैं, जाति है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर पिछले 25-30 साल में रहा है वो रहा है लालू यादव फेनोमेना। एक बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग या तो लालू जी के पक्ष में वोट करता है या दूसरा उसके विरोध में करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके विरोध में ही वोट करेगा। कई लोग बता रहे हैं नीतीश कुमार को 12 सीट आ गया, उनका तो रिवाइवल हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे। लालू जी को वो वोट लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों ने 15 साल का जो जंगल राज, आप और हम बैठ के पटना में, दिल्ली में, नोएडा में उसको पढ़ते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। इमेजिन कीजिए जिस समाज ने उसको भोगा है 15 साल, अब उसको कुछ दूसरा नहीं दिखता, उसको ये दिखता है भाई कुछ भी हो जाए मुझे वापस वो जंगल राज नहीं चाहिए, इसलिए वो लालू जी को वोट नहीं करता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। एक सवाल हम पब्लिक से ले सकते हैं इस समय? मेरा प्रश्न ये है कि 2024 चुनाव से पहले परिणामों से आपने कहा था कि कांग्रेस 3 फिगर्स में भी नहीं पहुंचेगी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ कि 99 पे जाके रुक गई। तो क्या पहले से बातचीत बना के रखी थी क्या कांग्रेस से आपने? नहीं, ये तो मेरा आकलन कांग्रेस को लेकर जो था, कांग्रेस ने उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने कहा था कि 100 नहीं आएगा, मैंने उसको दूसरे तरीके से कहा था कि 100 सीट अगर आएगा तो आई वुड बी क्वाइट सरप्राइज्ड।
तो कांग्रेस को 99 सीट आया है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की बड़ी सफलता आज के कॉन्टेक्स्ट में है। तो मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। इफ एनीथिंग आई वाज रॉन्ग इन असेसिंग कांग्रेसेस रिवाइवल से टू से। तो इसका मतलब कुछ राहुल गांधी का रिवाइवल भी होगा? नहीं, देखिए, किसी दल का जब रिवाइवल हुआ है तो उसको जो लीड कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। तो टू दैट एक्सटेंट राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी और उनको 99 सीट्स आए हैं, तो उसका क्रेडिट राहुल जी को मिलना चाहिए। लेकिन जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इंदिरा जी की जो सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, उस समय कांग्रेस को 154 सीट मिला था, 154। राहुल जी के नेतृत्व में जब उनकी सबसे बड़ी जीत हुई है तो कांग्रेस को 99 सीट मिला है। ये दिखाता है कि एज ए लीडर राहुल गांधी हैज गॉट माइल्स टू गो बिफोर ही रीचेज दैट स्टेट वेयर वी कैन से कि कंट्री में ही हैज अराइव्ड। बट यस, कांग्रेस एज ए पार्टी हैज डन बेटर देन व्हाट मोस्ट एक्सपेक्टेड, इंक्लूडिंग मी, एंड टू दैट एक्सटेंट वी मस्ट गिव क्रेडिट टू राहुल गांधी। एक और सवाल ले सकते हैं? हाँ। आने वाले समय में आपको लगता है कि श्री राहुल गांधी जी भारत का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे? कांग्रेस के वो नेता जरूर हैं। उन्होंने इस चुनाव ने उनको कांग्रेस के लीडर के तौर पे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम रन। अगले 5, 7, 10 साल तो कोई ये 10 साल नहीं कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन देश के नेता के तौर पर अभी वो उभर के आए कि नहीं, उसके लिए अभी समय है, काफ़ी समय है। 99 आना एक बात है और 250, 260 लाना दूसरी बात है। प्रशांत जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में प्रशांत किशोर पर इल्जाम और सवाल आपका एक होगा। मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जीवन में कि जो कुछ नहीं करता है वो सिर्फ आलोचना करता है। तो आपको खुद तो समझ है नहीं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर पर इल्जाम है कि इन्होंने नेताओं को गलत रास्ते पर डाल दिया। देखिए, जब से आपने इलेक्शंस में डेटा का, एनालिसिस का, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया, करवाया, अब सारे नेता उस रास्ते पर चल पड़े। आप तो यात्रा करने चले गए हैं। किसी से पूछते हैं कि क्या होगा, सर्वे कराया है। अच्छा, किससे सर्वे कराया? भाई साहब, प्रशांत जी का एक आदमी है, उनके साथ काम कर, सब उस रास्ते पर चल रहे हैं। हैं करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे आज किसी न किसी तौर पे इस डोमेन से जुड़े हुए हैं। जब 2011 से हम लोगों ने शुरू किया था, तब हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि कोई ये डोमेन हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो गया है। अब तो जो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है वो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट या प्रोफेशनल सपोर्ट की बात करता समझता है, क्योंकि जैसा कि आपने दिखाया कई इलेक्शंस में अलग अलग पार्टियों को, नेताओं को ऐसा पब्लिक को लगा कि भाई ये प्रोफेशनल सपोर्ट से इनकी चीज़ें बेहतर हुई। तो स्वाभाविक तौर पर जिस चीज़ से लोगों को सफलता मिलती है उसको कैरी करने वाले कई लोग हो जाते हैं। और जितने लोगों ने काम किया, इसका कोई स्कूल और डिग्री तो है नहीं, तो इसमें जिसने भी प्रशांत किशोर के साथ काम किया वो जाके लिखता अपना CV में कि मैंने प्रशांत किशोर के साथ काम किया है। तो मुझे उससे खुशी है, बहुत लोगों को इससे रोजगार भी मिला। बहुत से लोग हार भी जाते हैं। नहीं, अब ऐसा है कि अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है और रोगी का डेथ होता है, तो अब उसके लिए आप मेडिकल कॉलेज को तो दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन ये साइंस है कितना एक्यूरेट? हमने देखा कि एग्जिट पोल में सब गलत हो गए। नहीं, देखिए, पहली बात तो कि मैं कोई पोलस्टर नहीं हूं। जो हम लोग करते हैं, हम पोलस्टर नहीं है। दूसरी बात मैंने पिछले 10 साल से कही कि वी आर हाईली ओवररेटेड। कोई भी प्रोफेशनल सपोर्ट किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। मतलब चुनाव जीतता तो नेता है, पार्टी जीतती है, उनके कार्यकर्ताओं का प्रयास जीतता है, लोगों का वोट जिताता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा बहुत बेहतर मदद कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर चाहिए, डॉक्टर तो बढ़िया होना ही चाहिए, लेकिन साथ में अगर आपके असिस्टेंट साथ न हो तो आप बढ़िया सर्जन, अच्छे सर्जन होने के बावजूद, अच्छे ऑपरेशन थिएटर में काम करने के बावजूद आपसे कुछ गलती हो सकती है, आपको तकलीफ आ सकती है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो यू वुड बी एबल टू डिलीवर थिंग्स बेटर। तो पहले तो आप क्रेडिट इतना दीजिए नहीं किसी को कि भाई प्रशांत किशोर या किसी इस तरह के व्यक्ति ने या संस्था ने किसी को जिता दिया, हरा दिया। एट बेस्ट ऑन द मार्जिन वी ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ एफिशिएंसी इन द होल थिंग। नहीं, यहाँ तो उल्टा हो गया, गलती एग्जिट पोल करने वालों ने की और ब्लेम हमारे ऊपर आ गया।
आपके ऊपर और मीडिया नहीं, के ऊपर मीडिया के ऊपर, ठीक कि बात सब है। सब गलत हो गए। नहीं, मैं फिर वही और कहूंगा कि ये हम- तो स्टॉक एक्सचेंज का रेट बढ़ाने के लिए किया गया शेयर ये तो देखिए बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर मान लीजिए कि किसी को पता था कि ये रिजल्ट आना है तो रिजल्ट को उसके लिए चेंज करने की क्या जरूरत है? स्टॉक मार्केट को तो आप दोनों साइड से गेम कर सकते हैं। अगर आपको मालूम था कि 240 आ रहा है तो आप मार्केट में शॉर्ट होकर भी पैसे कमा सकते थे, तो उसके लिए आप गलत क्यों करेंगे? देखिए, गलती लोगों से हो सकती है। मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, मैं कोई एग्जिट पोल करने वालों को पोलस्टर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं खुद पोलस्टर नहीं हूं, मैं तो उनका उस डेटा का इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन किसी से गलती हो सकती है, वो एक बात है, उसके पीछे मोटिव डालना जब तक कि आपके पास प्रमाण ना हो, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। कमरे में बाहर बैठ के चाय पीते पीते टीका टिप्पणी करना और अपने को एक्सपर्ट बताना एक बात है, और प्रोफेशनली चीज़ों को करके आकर सामने अपना गला फंसाना कि नहीं ये चीज़ होगा। स्वाभाविक है 10 चीज़ कही जा रही है तो 8 हो सकती है, तो 8 भी तो सही हुआ ना भाई। तुम तो बाहर बैठ के खाली टीका टिप्पणी कर रहे थे। मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई जीवन में कि जो कुछ नहीं करता है वो सिर्फ आलोचना करता है। तो आप कुछ आपको खुद तो समझ है नहीं, और सेफोलॉजी कोई मतलब इलेक्टोरल सेफोलॉजी कोई इंडिया का डोमेन नहीं है, वर्ल्ड वाइड होता है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इंडिया में भी ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो यस, दिस टाइम प्रोबेबली ऑल हु वेयर इन्वॉल्व इन इट दे विल लुक इनटू देयर सिस्टम, दे विल इम्प्रूव। टेलीफोन आप यूज़ करते थे, पहले हैंड वाला यूज़ करते थे, पेजर यूज़ करते थे, अब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उससे, और हर दिन हर चीज़ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसमें भी इंप्रूवमेंट होगी। अब दूसरा, आपने लोगों को सिखा दिया इलेक्शन में ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का इस्तेमाल करना। नहीं, मैंने नहीं सिखाया। वो तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को ओवररेट करते हैं कि फेसबुक से या ट्विटर से या यूट्यूब से कोई चुनाव जीत सकता है। मतलब गांधी जी ने जब आंदोलन किया होगा तो उस समय पोस्ट कार्ड था, तो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया। आज वो चीज़ फेसबुक है तो आप फेसबुक पर लिख रहे हैं। महत्व फेसबुक और पोस्ट कार्ड का नहीं है, महत्व इसका है कि उस पर क्या लिखा गया है और लिखने वाला कौन है। तो मैसेज और मैसेंजर की महत्ता है। मीडियम तो पहले पोस्ट कार्ड था, अंतर्देशीय पत्र था, लिफाफा था, अब आजकल समझो फेसबुक है, किसी के लिए ट्विटर है, किसी के लिए आगे कुछ नया आ जाएगा 2 बरस में। ये चीज़ें तो इवॉल्व होती रहेंगी, लेकिन सोशल पॉलिटिकल नज़रिए से मैसेज और मैसेंजर का महत्व है, मीडियम का कोई बहुत महत्व नहीं। हाँ, ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले अगर आप पोस्ट कार्ड डालते तो 10 दिन लगता है उसको पहुंचने में, फेसबुक के जरिए वो 10 मिलियन तक पहुंचता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़्यादा है। आपको लगता है कि पहले नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने ट्विटर का, यूट्यूब का, फेसबुक का अच्छा इस्तेमाल किया, इस बार कांग्रेस ने उसको डोमिनेट किया, कब्जा कर लिया? नहीं, देखिए, होता यह है कि फर्स्ट यूजर एडवांटेज तो आदमी को हमेशा होता है। तो पहली बार 2014 में जब हम लोगों ने शुरू करा था तो उस समय फेसबुक हम लोग कहते भी करना है तो लोग हंसते थे। जब लोगों ने उसकी महत्ता देखी, उसकी ताकत देखी, तो सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर जो इसने शुरू किया था वो थोड़ा शिथिल पड़ गया। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, आप देखते हैं, बड़ा कोई कंपनी है, स्टील की कंपनी है, किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की कंपनी है, कोई नया आता है उसको चैलेंज करके हरा देता है। बिकॉज एज यू बिकम बिगर, योर एबिलिटी टू मूव एंड मैन्यूवर बिकम्स लेसर। आप बड़े जहाज हैं तो आपको मुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और जो नए लोग हैं वो उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इट्स ट्रू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बिजनेस में भी जो बड़ी कंपनी है वो आकर तुरंत एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अब रजत शर्मा को इंडिया टीवी में कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, आप 10 बार सोचोगे। एक प्रोसेस है, सिस्टम है, लेगेसी है। कोई नया आदमी आकर अभी यूट्यूब चालू करता है, वो कुछ भी शुरू कर देता है, तो लोग कहते हैं यार रजत शर्मा को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि आपने एक लेगेसी बनाई हुई है, 10 साल 15 साल एक सिस्टम है, उसको ओवरनाइट आप जंग करके तुरंत नया कुछ आया। देखिए, सवाल इसलिए पैदा हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने दावा किया कि इस बार दिसंबर से लेके पिछले साल और मई तक राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, खासतौर पे यूट्यूब पे बहुत लोगों ने देखा, और उसका उनको लगता है कि इसका बहुत असर हुआ। टू वे थिंग। एक तो कि जो मोदी जी की अपनी जो इकोसिस्टम है, जो उनका अपना डिजिटल ट्रैक्शन था, उसमें कमी आई है। हालांकि ओवरऑल रीच अभी भी ही हैज गॉट फार वाइडर रीच, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। लेकिन जो राहुल गांधी चैलेंजर थे और उनका बेस कम था, तो जो उछाल दिखा वो ज़्यादा दिखा, और लोगों में इस नज़रिए से भी कौतूहल देखा, अच्छा राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, देखे भाई कुछ हो सकता है क्या, मोदी तो जीत ही रहे हैं। तो एक तरह से जो सर्टेनिटी रही है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, तो इनको क्या सुनना है, तो रोज सुन ही रहे हैं इनको सुबह शाम। थोड़ा ओवरकिल भी रहा है, 10 साल से लोग सिर्फ मोदी जी को ही देख रहे हैं सुबह शाम टीवी
मीडिया हर जगह। तो जो नया आदमी आया है उसको देखने सुनने के लिए, भले आप उसको पसंद करें ना करें, इसलिए भी लोग जाकर देखते हैं, अच्छा भाई इस बार राहुल गांधी क्या कर रहे हैं जरा देखा जाए। और कुछ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे ताकत भी लगाई होगी। अब तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी को हिला दिया, मोदी जी को हरा दिया, मोदी जी को साइकोलॉजिकली वीक कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये उनका अपना मानना है और मैं उस पर क्या टीका टिप्पणी करूं, उनको ज़्यादा समझ है हम लोगों से। मुझे लगता है कि एरोगेंस इज समथिंग विच यू शुड अवॉइड इन पॉलिटिक्स। वो चाहे भाजपा के लिए हो या राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए हो या हमारे लिए हो, सबके लिए। मतलब समाज में लोग एरोगेंस नहीं पसंद करते। तो अगर वो बहुत एरोगेंट दिखेंगे अपनी जीत या हार में, जो जीतने वाला भी आदमी एरोगेंट दिखता है तो पब्लिक को पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं आज देश में ये तो है कि भाई ये सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, मोदी जी को बना भी दिया और उनको ये दिखा भी दिया कि भैया आप भगवान नहीं हो, इत्मीनान से चलाओ आप ही, लेकिन हमारे दायरे में चलाओ। ये जनता ने मैसेज दिया है, चलाओ आप। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी चलाओ, वो ये कह रहे हैं मोदी तुम चलाओ, लेकिन डिक्टेटर की तरह मत चलाओ, लोकतांत्रिक लीडर के तौर पे चलाओ। ये मैसेज जनता ने दिया है कि थोड़ा संभल के चलिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहना शुरू किया जून से ही कि ये सरकार गिर जाएगी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब देखिए, राहुल जी हम लोग से बहुत ज़्यादा उनका अनुभव भी है, उनको समझ भी है। मैंने सरकार के चलने ना चलने को लेकर जो बात मुझे समझ में आ रही है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि अगले 2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हैं, स्टार्टिंग विथ जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम, ये 9 राज्यों के चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ये सरकार की स्टेबिलिटी को क्या होता है और इस सरकार का आगे का डायरेक्शन क्या होगा। इन 9 राज्यों में अगर भाजपा 5-6 राज्य हार जाए तो निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी को लेकर इशू होगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी बातें एक सिस्टम के थ्रू चलाई जाती हैं? जैसे अब आरक्षण की बात, एक आदमी कहता था, राहुल जी ने कहा कि सरकार गिरने वाली है, तो फिर खड़गे जी, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, जो जहां होगा वो यही बात बार बार कहेगा। नहीं, देखिए अभी तक तो हम लोग राहुल गांधी और ऑपोजिशन को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने एफर्ट्स को, अपने कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट कर लिया है तो वी शुड थैंक देम, वी शुड अपलॉड देयर एफर्ट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना नैरेटिव कोऑर्डिनेटेड तरीके से रख रहे हैं, इसमें उनको शिकायत क्यों होनी चाहिए। तो जो उनकी कमी थी, अपेरेंट कमी थी, उसको शायद उन्होंने थोड़ा बेहतर किया है। नाउ दे आर अपीयरिंग मोर कोहेसिव एज ए यूनिट, दे आर अपीयरिंग मोर एग्रेसिव। और इसमें कोई, देखिए देश के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट हो तो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस को 100 के बजाय 125 भी आ जाए, या उल्टा भी हो जाए कि कांग्रेस कल 240 आ जाए और भाजपा को 100 आ जाए, ये देश के जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। वो नेताओं के लिए अच्छा हो या ना हो, अच्छा तब नहीं है जबकि ऑपोजिशन के 25-30 है और एक ही पार्टी के 400 आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस का रिवाइवल, तो आपका अच्छा ही हुआ कि 400 पार नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे तो बिल्कुल ही मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि 400 पार नहीं हुआ, वरना मुझे बिहार में भी ये काम नहीं करने देते। कहते भाई जनसुराज बंद करो, तुम भी ये यहीं भाजपा का। अगर इनको कई लोगों को लग रहा है कि आप तो भाजपा के, अरे भाई इस चुनाव से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो हमारे जैसे लोगों को फायदा है, जो कि ऑल्टरनेट कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपको नया प्रयास करना चाहिए, नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर भाजपा को 350-400 सीट आया होता तो आपको क्या लगता है हमको बिहार में थोड़ी ना काम करने देते, नहीं करने देते काम। तो आप मानते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है? बहुत समझदार है। मैं मानता नहीं, इस चुनाव के परिणाम से पहले नहीं, मैं पहला आदमी हूं जो 5 साल से कह रहा हूं कि ये मत मानिए कि बस अब मोदी का एरा आ गया और बस इन्हीं को सब वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस देश में विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। जिस देश में रजत जी 60 करोड़ लोग आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं, वहां पर आप चाहे जितना ऐड चला लो, जितना PR कर लो, जितना फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को कंट्रोल कर लो, 100 करोड़ आदमी आज भी 100 रुपया नहीं कमा रहा है, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता है। एक सवाल जनता में से ले सकते हैं? हाँ सर, आपने कहा था कि अगले 10 से 20 साल तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी, तो क्या अपने बयान पे अभी भी उतना ही कायम है? बिल्कुल 200% कायम है, क्योंकि पहले आप बयान को समझ लीजिए कि मैंने कहा क्या था। मैंने ये कहा था कि आने वाले 20-30 सालों, 10 साल नहीं, 20-30 सालों तक देश की राजनीति की धुरी जो है वो भाजपा रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव नहीं हारेंगे,
लेकिन आज़ादी के बाद जैसे 1950 से लेकर 1990 तक कांग्रेस वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द राजनीति देश की चलती थी। आप कांग्रेस के पक्ष में हैं या कांग्रेस के विपक्ष में हैं, या आप कांग्रेस के गठबंधन में हैं या कांग्रेस के विरोध वाले गठबंधन में हैं, वो चीज शिफ्ट होकर अब हो गई है भाजपा। आप भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं, भाजपा के विरोध में हो सकते हैं। अब कांग्रेस के खिलाफ कोई इंडिया गठबंधन तो नहीं बन रहा है, वो बना था 1989 में राजीव गांधी जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ 1977 में बना था। तो उस नजरिए से जब एक बार आप इतने बड़े देश में 30% के आसपास वोट पा लेते हैं तो वो 30% वोट आपको ओवरनाइट आया नहीं है, वो बरसों का प्रयास है आपका और आपके पार्टी, आपके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और वो एक दिन में जाएगा भी नहीं। एक दो चुनाव अगर आप हार भी जाएं तो खत्म नहीं होगा, वो चीजें रहती हैं नीचे। तो इस नजरिए से मैंने ये कहा था और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आने वाले 20, 30, 40 साल तक भाजपा के इर्द गिर्द राजनीति यहां चलेगी। इसका मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी, लेकिन राजनीति के केंद्र में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर भाजपा रहेगी। तो प्रशांत जी, आपकी जो जन स्वराज है, जो राजनीति है, इसको लेकर कुछ सवाल मेरे पास में है। ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में प्रशांत किशोर पर इल्जामात और सवाल का एक और तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। फर्क क्या है? मैं कह रहा हूं बिहार के लोगों को कि तुम लालू के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आरोप है कि ये बेसब्र हैं। प्रशांत जी हमेशा बहुत बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं। 2 साल की यात्रा की, आप कह रहे हैं बिहार में सारी सीटों पर लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए ये बात तो ठीक है, मैं थोड़ा इम्पेशेंट तो जरूर हूँ, वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि जब चीज़ें एकदम स्टेबल हो गई, आराम से चल रही हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग रहे। जल्दी में रहते हैं? थोड़ी जल्दी भी है, उम्र 45 साल हो 46 साल हो गई है, तो उतना समय नहीं बचा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा कर पाए, तो उस हिसाब से थोड़ा इम्पेशेंट कह सकते हैं। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बहुत स्थिरता से कर रहा हूँ। देखिए, राहुल जी ने एक अपनी पदयात्रा की देश की, 6 महीने में पूरा देश चल दिए। पूरा कश्मीर, उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू किया, कश्मीर तक पूरा पैदल चल गए 6 महीने में। मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लेता हूँ। अगर दिल्ली 1-2 दिन आया हूँ बीच में, या लोकसभा में चूँकि यात्रा इलेक्शन कमीशन ने रोक दी थी इसलिए मैं दिल्ली में था, वरना मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ। बिहार में ही रहता हूँ, उसी गाँव में सोता हूँ। इसके बावजूद पिछले 2 बरस में सिर्फ मैं 18 जिले ही बिहार के चल पाया हूँ पैदल, 60% चल पाया हूँ। तो उस नज़रिए से तो मैं बहुत धीरे चलने वाला आदमी हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जब इसको बना रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो पूरा मतलब पीस मिल में नहीं बना रहे हैं, ये सोच के बना रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बदलनी है, और अगर बदलना है तो उसके लिए पूरे बिहार में ही चुनाव लड़ना होगा। अब देखिए, मुकाबले में कौन है? तेजस्वी यादव 12 साल से राजनीति में हैं, 40 महीने मिनिस्टर रहे हैं, इतना अनुभव है उनके पास। आपके पास क्या है? 2 साल की यात्रा। नहीं, ठीक बात है। तेजस्वी यादव, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग का मुकाबला कोई तेजस्वी यादव से है नहीं। हम जनसुराज का मुकाबला, जब भी ये दल बनेगा, चुनाव होगा, आप देखिएगा, मुकाबला तो वहाँ एनडीए से ही होगा, भाजपा और नीतीश की पार्टी से होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 176 विधानसभा क्षेत्र में तो एनडीए आगे है। मतलब जो तेजस्वी यादव की, लालू जी की जो पार्टी है, इंडिया गठबंधन को तो 60 सीटों पर ही बढ़त थी, 176 पर एनडीए से थी। तो हम लोग अपने को मानते हैं कि हमारा मुकाबला एनडीए से होगा। जहाँ तक बात व्यक्तिगत तौर पे तेजस्वी यादव की है, तो चाहे उनका जो भी अनुभव हो, मेरे लिए तेजस्वी यादव की इतनी पहचान है कि ये लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए वो आरजेडी के नेता हैं। और बिहार के नेता कभी बने नहीं, जनता ने उनको वोट दिया नहीं, और व्यक्ति के तौर पर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं कि बिहार के होने के नाते मैं तेजस्वी यादव का बहुत नोटिस करूं या मैं उस बात का अध्ययन करूं कि भाई इस आदमी के बारे में मुझे जानना समझना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई की है तो 9th। देखिए, आप कहाँ समझ रहे हैं? पापा मुख्यमंत्री रहे थे, मम्मी मुख्यमंत्री रही थी, बहन राज्यसभा में है, 2 मामा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं,
छोटे भाई सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ठीक बात है, ये तो एक तरह से लाइबिलिटी है, एक मेरी समझ से तो ये तो उनकी लाइबिलिटी है, क्योंकि बिहार में जो आज स्थिति है, अगर उनके माँ बाप के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो ये तो उनके खाते में ही जाएगा ना, उनके पक्ष की बात तो ये है नहीं। अगर उनके परिवार के 5-7 लोग राजनीति में हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि वो लालू जी के लड़के हैं, तो ये तो उनके खिलाफ जा रहा है। बिहार में सिर्फ इनकी बात नहीं है, मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। मैंने जन स्वराज अपने अभियान के तहत एक अध्ययन कराया कि भाई पिछले 30 साल में जितने सांसद और विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, भाजपा का हो, सबकी सूची मैंने बनवाई तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 30 साल में सांसद विधायक बने हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में, जहां 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बन रहे हैं। और उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा है। और ये तब जब 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। और यही 1200 परिवारों का दावा है कि हम ही रहेंगे, हम ही चलाएंगे, कोई दूसरा आ नहीं सकता है। तो इस सोच को ही चुनौती देने का नाम है जनसुराज। आप कह रहे हैं उनसे मुकाबला नहीं है, उन्होंने तो नौजवानों से कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनकी टोटल संख्या है 23 लाख। 1.97% लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी में आज तक 75 साल में हैं। और आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक दिन में दे देंगे, कैसे संभव है? और अगर मान लो 10 लाख आपने दे भी दिया, मान लो एक बार को, तो 23 लाख बढ़ के हो जाएगा, 10 लाख और बढ़ा लो, 3% हुआ। 97% बिहार का तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। 40% लोग तो बिहार में भूमिहीन है, उसके लिए क्या कर रहे हो? अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दो तो भी 2/3 बिहार के लोग तो उसमें आते ही नहीं है ना, सरकारी नौकरी में आते हैं ना प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। उनके लिए तो आपको कुछ, आप भूमि सुधार किए नहीं, आपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की नहीं, आपने लोगों के रोजी रोजगार के लिए कैपिटल पूंजी की व्यवस्था की नहीं। तो ये सिर्फ सरकारी नौकरी दे देंगे और हम राजा हैं, 10 लोगों को नौकरी दे देंगे, उससे जनता वोट देती नहीं, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप बताइए, 75 साल में 23 लाख नौकरी, और ये कह रहे हैं हम 75 दिन में दे देंगे 10 लाख नौकरी। टोटल फर्जी बात करता है आदमी। आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? भाई रजत जी, आप बताइए, आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, वकील कहूँगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूँगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो इसे 9वीं फेल कह रहा हूँ। भाई अब अभी ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास कहने लगूंगा। इतने लोग हैं अरे जो नहीं पढ़े लेकिन अच्छा, जैसे कामराज थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता चलाई, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। देखिए मेरी बात आप जमीन पर सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि पढ़ाई होने से ही लोग समझदार होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कई बार क्या है कि आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि आप पढ़ नहीं पाए, आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिली। लेकिन जैसा कि आप खुद बता रहे थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, वो व्यक्ति 9th क्लास पास न करे, ये दिखाता, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो पढ़ने में अच्छे खराब है, ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर उनके मन की सोच क्या है, शिक्षा की महत्ता कितनी उनके मन में है। आप ये बताइए कि बिहार का एक साधारण लड़का, बिहार की क्या पहचान है कि बहुत गरीब राज्य है, लोग मजदूरी करने आते हैं, और जो लड़के पढ़े लिखे हैं 3-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग छोटे छोटे कमरों में चौकी पर पीठ सीधा करके आधा पेट खाकर पढ़ाई करते हैं कि मैं नौकरी करूंगा, कुछ बन जाऊंगा। क्लर्क बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करनी है, और आप 9वां भी नहीं पास किए हैं और आप कहते हैं हम बिहार के राजा बनेंगे। कैसे मान लिया जाए, कैसे मान लेंगे? और मैं बिहार का होने के नाते क्यों नहीं इसका विरोध करूंगा? मैं अपनी बात, यहाँ पे आपके दर्शक दीर्घा में जितने लोग, खाली जो बिहार के लोग हैं आप उनसे हाथ उठवा लीजिए, कितने लोग हैं जो कि 9वीं फेल को अपना नेता मानना चाहते हैं? अगर मैं तो रोज गांव में चल रहा हूँ, मुझे तो मैं तो लोगों को यही कह रहा हूँ भाई। आजकल वो आपके बारे में कमेंट करने लगे हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
ये इधर का डेटा उधर करते हैं, उधर का डेटा इधर करते हैं। चलिए मान तो रहे कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। पहले तो ये कह रहे थे कि ये कौन है प्रशांत किशोर, अब ये मान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी है, चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, बालू माफिया नहीं है, पशुपालन घोटाला में जेल नहीं गए हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं। अपनी बुद्धि से अपने प्रयास, मेरे माँ बाप कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नहीं, मैं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, बोड़ा पर बैठ के विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ से उठकर पढ़ाई के बल पर अगर मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, देश में जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं उनको तकलीफ होती है, तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे बारे में समझते होंगे तभी मेरे सलाह लेते हैं, तो वो तो सब सरस्वती का देन है। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और वो आदमी जिसको सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा उनसे तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये लोग तो मतलब जिसका आप कह रहे तेजस्वी यादव, भाई हमारी एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है, हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, ना हमारी जाति है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास परिवार है, ना नाम है, हमारे पास सिर्फ बुद्धि है, और उनके पास सब है, बुद्धि ही नहीं है। प्रशांत जी वो कहते हैं कि ये बिहार में आ गए हैं, ये एयर कंडीशन टेंट में रहते हैं, इनका कारवां चलता है, ये लाइट वाइट भी अच्छा लगा लेते हैं, लेकिन बिहार में इससे कुछ होना वाना नहीं है। अब उनको बिहार की ज़्यादा समझ है, मतलब तेजस्वी यादव को मैं अक्सर थोड़ा बहुत छोटी मोटी चुनौती देता रहता हूँ। विधानसभा में खड़े हुए तो सज्जन ने कहा कि तब वो नीतीश जी के साथ उन्होंने महागठबंधन बना के उप मुख्यमंत्री हो गए थे, तो खड़ा होकर ये आदमी ने कहा विधानसभा में कि समाजवाद तो हमारे पुरखों की विरासत है, हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, इस पर राज तो हम ही लोग करेंगे। तो मैंने अभी 2 दिन पहले कहा कि भाई तुम्हारी समाजवाद तुम्हारी विरासत कब से हो गई, तुम्हें तो समाजवाद का परिभाषा भी नहीं आता है, मान लो पहले से नहीं है, अभी से एक ट्यूशन वोशन रख लो, 10 दिन ट्यूशन कर लो और आकर कैमरे पर समाजवाद का परिभाषा बता दो। मतलब मैं ये आपके कैमरे से भी कह रहा हूं मन से, 10 दिन 15 दिन 1 महीना ट्यूशन ले लो, अपने सारे सलाहकारों से बातचीत कर लो, तैयारी कर लो, और उसके बाद समाजवाद सोशलिज्म पर 5 मिनट कैमरे पर बोल के दिखा दो। बोल कैसे समाजवाद आपका कैसे हो गया भाई? समाजवाद तो लोहिया जी का है, समाजवाद जयप्रकाश जी का है, समाजवाद मधुलिमय का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है, इनका समाजवाद कब से हो गया? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं आता कहता हम समाजवाद के नेता हैं। अब वो समझेंगे समाजवाद को, वो अब आभार यात्रा पर जा रहे हैं बिहार में। देखिए जनसुराज की तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि जो लोग चुनाव से पहले सिर्फ जाति और मतलब भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने वाले कम से कम घर से निकलकर अब यात्रा पर तो निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, अभी पता चलेगा। और यात्रा में कुछ शर्तें रखी, उन्होंने कहा कि ये जो हरा गमछा बांधते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, अब वो गमछा नहीं बांधेंगे, हरी टोपी पहनेंगे। मतलब ये गमछा बांधने का उन्होंने एक अपना बनाया था, हम लोगों ने भी कहा कि मतलब यही काम ये कर सकते हैं, खड़ा होना, गमछा बांधना, लोगों को डराना, इससे बिहार सुधर नहीं सकता है। और बिहार के जो यंग लड़के हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप 30 बरस से आप और आपके पिताजी और नीतीश जी ने शासन चलाया, और बिहार की जो दुर्दशा है हम लोग देख रहे हैं। हमको तेजस्वी यादव से मतलब नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है, मैं ना तेजस्वी यादव के विरोध में हूँ, ना भाजपा और नीतीश के विरोध में, मैं बिहार के पक्ष में हूँ। बिहार बदलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे जो बदले। और रजत जी मैंने ये भी कहा है कि भाई मैं तो नेता हूं नहीं, आप मेरी पहचान देश में क्या है कि ये पार्टियों की मदद करते हैं और ये आदमी चुनाव जिताते हैं। तो मैं बिहार की जनता को ये कह रहा हूं कि तुम पार्टी बनाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे, जब दूसरे को जिताते हैं तुमको भी जिताएंगे। देखिए आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंदन सिंह जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि ये प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ, ये बीजेपी द्वारा पोषित है, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए फिर वही बात, अभी तक तो कह रहे भैया कौन है प्रशांत किशोर, ये तो डेटा वोटा इधर उधर करता है, ये कितना दिन चलेगा, ये बिजनेसमैन है। और जनसुराज तो नहीं कह रहा है कि भाई जनसुराज के भाई मित्र आप लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए, वो रोज चिट्ठी निकाल रहे हैं, भाई आरजेडी के मेरे साथी लालू जी का हवाला दे रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए
ये अपने आप को मजबूत दल कहने वाले लोग, जन स्वराज अभी दल नहीं है, जन स्वराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। जो वहां रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा और आरजेडी, वहां प्रिंसिपल अपोजिशन है, इनके दल के लोग हजारों की संख्या में छोड़कर जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी दल भी नहीं है, दल अभी है नहीं। आज तक आपने कभी देश के इतिहास में ऐसा देखा नहीं होगा कि भाजपा रूलिंग, लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, रूलिंग पार्टी छोड़ेगा अपोजिशन वाले के साथ रहेगा, दोनों को छोड़कर आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों से लोग छोड़कर जन स्वराज में आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जन स्वराज उनको कुछ दे रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनसे पहले पिछले 2 साल में 1 करोड़ बिहार की जनता जन स्वराज को मिलकर बना रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर हमको नेतागिरी अपनी चलानी है, बचानी है, तो जन स्वराज में आना पड़ेगा। सब परेशान है। जेडीयू की सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है। चलिए, मान तो रहे कि इस बात से सत्ता में आ सकते हैं। इन लोगों को कौन सलाह देता है? मतलब ये लोग को देखिए, इनकी समझ, ये तो मुझे खुद ही बड़ा बना रहे हैं। एक कह रहा है कि भाई हम इनके दल में मत जाओ, और साथ में ये कह रहा है कि ये कुछ है भी नहीं। तो जब भाई कुछ है ही नहीं तो काहे घबरा रहे हो, बैठो आराम से। देखिए इनकी हालत क्या है, सांप चुचुंदर की है। अगर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे, जन स्वराज के खिलाफ बोलेंगे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो कल का लड़का आया है, अभी कल का जन स्वराज, आप इतने बड़े दल के नेता, आप क्यों इसको नोटिस ले रहे हैं? और अगर वो हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं तो उनके दल से सारे लोग भगते चले जा रहे हैं जन स्वराज में। तब उनको लग ही नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो कभी चिट्ठी निकलवा रहे हैं, कभी अपने बहन से गाली दिलवाते हैं, कभी अपने प्रवक्ताओं से गाली दिलवाते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये बात सही है कि आप जल्दी में हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने की? ना, बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी में हूं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो अगले 10 साल में बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य से निकालकर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए। मैंने ये घोषित किया हुआ है, मैंने ये घोषित किया हुआ है। और मैं आपके कैमरे पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 साल में गांव-गांव जाकर पैदल चल के कहा है कि इस दल का मैं ना नेता हूं ना बनूंगा। लोग कहते हैं अरे अभी तो कह रहे हैं बनेंगे यही। अब आप देखिएगा 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, उसमें अगर प्रशांत किशोर नेता बन जाए, आप मुझे यहाँ उल्टा लटका दीजिएगा। नहीं बनेंगे। 2 तारीख के बाद भी प्रशांत किशोर गांव में पैदल ही चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि कितना भी प्रयास कर लीजिए, बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, वो जाति से नहीं निकलेगी। तो मेरा संकल्प, मेरा प्रयास जनता के साथ है कि चाहे 3 बरस पैदल चलना पड़े या 10 बरस, जब तक बिहार की जनता को समझाकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप ये मान कर चलिए कि मैं पूरा इसके लिए संकल्पित हूं, एकदम पीछे नहीं हटूंगा। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही है। हमने अगर 2 साल में कभी ये भी कहा हो कि किसको वोट देना है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं किसको वोट देना है, मैं पूरे जन स्वराज अभियान में बस इतना ही कह रहा हूं, इसको 1 मिनट आपका समय लूंगा, कि भाई आपने जिस किसी को वोट आज तक दिया, जिस बात के लिए वोट दिया, वो आपको थोड़ा या कम मिला है। अगर आपने मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना। अगर आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, तो बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज मिल रहा है। अगर आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया, बिजली बिहार में आ गई। अगर आपने लालू जी को पिछड़े वर्ग के आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया, तो वो पिछड़े वर्ग को आवाज सम्मान मिल गया। लेकिन पूरे बिहार में एक ही चीज है, लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आज तक किसी को वोट नहीं दिया है। तो मैं जन स्वराज के तहत इतना ही कह रहा हूं कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन वोट पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए मत दो, मंदिर मस्जिद के लिए मत दो, जाति के लिए मत दो। आप मैं यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं और आपको चुनौती भी दे रहा हूं। 2 बरस में अगर प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से एक बार भी कहा हो कि जन स्वराज को वोट दो या प्रशांत किशोर पर भरोसा करो, मैं तो गांव-गांव में जाकर ये कह रहा हूं कि अगर 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारी दशा नहीं सुधरेगी। ये तब सुधरेगी तब जब अपने बच्चों के लिए तुम वोट दोगे। सिंपल बात है। तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। फर्क क्या है? लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिहार के लोगों को कि तुम लालू के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दो। इनकी पीड़ा तो लगेगी लगेगी। देखिए, मैंने एक घोषणा की बिहार में कि गरीब से गरीब आदमी भी
गरीब से गरीब घर का लड़का भी अगर राजनीति में आना चाहता है, उसमें क्षमता है, जज्बा है, मेहनत करने को तैयार है और समाज उसके साथ खड़ा है, तो जन सुराज अपने खर्चे पर उसको चुनाव लड़ाएगा। पूरा इन्होंने बवाल मचा दिया कि अरे ये आदमी कह रहा है कि पैसा देकर चुनाव लड़ाएगा। अरे भाई, ये लोग तो वो हैं जो नेताओं से पैसा लेकर टिकट देते हैं। अब आप बताइए कि मैं कह रहा हूं कि गरीब से गरीब आदमी भी पैसा नहीं है, पैसे की वजह से अगर नहीं राजनीति कर पा रहा है तो जन सुराज उसकी मदद करेगा, तो हमें गाली दे रहे हैं। उनको यही तो वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम राजनीति क्यों नहीं कर सकते हो, तुम काबिल हमसे ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जाति नहीं है, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है। ये तीनों चीज हम इसके ठेकेदार हैं। तो जन सुराज ये कह रहा है कि तुम जाति से मत डरो, पैसे की चिंता मत करो, चुनाव लड़ाने के समीकरण की चिंता मत करो, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ो, तुम खड़ा हो, हम तुमको चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। देखिए, बिहार में तो लोग ये कहते हैं कि चाहे जन सुराज जीते, चाहे आरजेडी जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे जेडीयू जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, अभी तक तो ये रहा है। ऐसा इसलिए रहा है कि बिहार की जनता ने, यहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि लालू जी इतने बड़े नेता है, बिहार में यही जीतते हारते हैं। लालू जी अपने दम पर, बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ एक ही बार चुनाव जिताया है। पिछले 30 वर्ष में लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है, 1995 में। नीतीश कुमार को आज तक बिहार की जनता ने पूरा नहीं जिताया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बिहार की दुर्गति है उसके लिए निश्चित तौर पर लालू और नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके लिए गुनहगार अगर कोई है तो वो कांग्रेस और भाजपा है। क्योंकि लालू जी 15 साल तक बिहार में जंगल राज इसलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने 15-20 सांसदों के लालच में बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को गिरवी रखा। ऐसा नहीं कि उनको, मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार की इकोनॉमी क्या हालत है, लेकिन उन्होंने लालू यादव को, उनके पार्टी का समर्थन किया, वहां उनको सत्ता में रखा। इसलिए रखा कि देश में उनको 15-20 सांसद मिलते रहे। वही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। सबके आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? क्योंकि भाजपा जो बड़ा दल है वो अपने 80 विधायकों के साथ नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। मतलब पूरे देश में भाजपा वाले दूसरे दलों को तोड़कर सरकार बना रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपना विधायक देकर दूसरे को बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? यहां 12-15 एमपी यहां आता रहे, दिल्ली में हमारी सरकार चलती रहे। बिहार तो है ही मरने के लिए, बिहार के बच्चे तो है ही मजदूरी करने के लिए। इस चीज को चुनौती दे रहे हैं हम लोग कि भाई जिस बिहार को देश के ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है कि अरे बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ये सब ऐसे ही रहेगा, उस बिहार को सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग उठा सकते हैं। और जन सुराज वो व्यवस्था है जो वहाँ के लोगों को ये ताकत दे रहा है, वहाँ के लोगों को ये बता रहा है कि तुम कर सकते हो। मैं काम वही कर रहा हूँ रजत जी जो मैं पहले करता था। ये आप लोग गलत बता रहे हैं कि मैं कोई नेता हो गया हूँ। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं दल को, नेता को ये बताता था कि संगठन कैसे बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, आपके शब्दों में डेटा का इस्तेमाल कैसे करो, किस आदमी को प्रत्याशी बनाओ, किस मुद्दे को एजेंडा बनाओ। काम मैं आज भी वही कर रहा हूं। फर्क इतना है कि दल और नेता को न बताकर ये गांव-गांव में जाकर लोगों को बता रहा हूं कि तुम कैसे संगठित हो, तुम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ो, किसको अपना उम्मीदवार बनाओ। तो अब प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हैं। जन सुराज दल 2 तारीख को बन जाएगा और 2 तारीख के बाद उस दल का रणनीतिकार होगा प्रशांत किशोर। मेरे पास भगवान ने जो भी शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है वो सब कुछ समर्पित है इस व्यवस्था को बनाने के लिए। उस तरीके पर भी कुछ इल्जाम मेरे पास में है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में प्रशांत किशोर पर इल्जाम, आपका सवाल, आपका एक और जब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, संयोजक नहीं बनेंगे, तो किसी दिन झोला उठा के चले जाएंगे, हो गया काम? नहीं, झोला वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर आरोप है कि ये जिम्मेदारी से भागते हैं। प्रशांत जी, ये यात्रा आपने निकाली, पार्टी आप बनवाएंगे, रणनीति आप बनाएंगे, लोगों को चुनाव आप जितवाएंगे,
लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। मुख्य काम क्या है? पार्टी बनाना तो बाई प्रोडक्ट है। सबसे कठिन काम है वहाँ के समाज को जगाना, समझाना, तैयार करना कि एक नई व्यवस्था से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। तो वो जिम्मेवारी तो मैंने अपने कंधे पे ले रखी है कि पार्टी बनने से पहले भी और पार्टी बनने के बाद भी गांव-गांव में लोगों को जाति, धर्म, मुर्गा भात से ऊपर उठाकर वोट करने की जो समझाने की जो जिम्मेवारी है वो प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी है। अगर लोग वैसे उस आधार पर वोट करेंगे तो बहुत काबिल लोग चुनकर आएंगे। और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र काबिल व्यक्ति हैं। बिहार के गांव-गांव में मेरे से ज़्यादा समझदार और काबिल लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको इकट्ठा किया जाए। इसीलिए मैं इस दल का नेता नहीं हूं। आपने पूछा कि आपका दल में पद क्या है, तो दल में पद मेरा सूत्रधार का है। मैंने आपकी पूरी वेबसाइट को खंगाला, कौन है प्रशांत किशोर, पार्टी में क्या है, क्या पोजीशन है, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कुछ नहीं है। पार्टी नहीं है ना। पार्टी जब 2 तारीख को बनेगी तो उसमें आपको दिखेगा कि किसकी क्या जिम्मेवारी होगी। मैं अपनी जिम्मेवारी आपको पहले बता दे रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख के बाद मैं अलग हट जाऊंगा। 2 तारीख के बाद भी इस अभियान के मुख्य सूत्रधार के तौर पर मैं जो मान लीजिए चुनाव जीते, सरकार बनी, अब उस सरकार को अगर आप नहीं चलाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी? नहीं, देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने पहले हम 2 साल पैदल चले। तो मेरा पहला लक्ष्य था कि बिहार के समाज को समझाकर एक दल बनाया जाए, जो दल किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का ना हो, बिहार के लोगों का हो। उसमें सफलता मिली है। पहली बार इस देश के इतिहास में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 1 करोड़ लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं। मतलब भाजपा जैसी बड़ा अपने पीठ ठोकने वाले के संगठन वाले दल का दावा करने वाले लोग बिहार में भाजपा के ऑफिशियली 67 लाख मेंबर होने का दावा करते हैं। अभी हम लोग दल बने नहीं हैं। दल बनने के बाद आप भीड़ जुटा ले, वो अलग बात है। 1 करोड़ लोग मिलकर दल बना रहे हैं। तो ये पहला लक्ष्य है। जब एक बार लक्ष्य ये हो गया, अब मेरा मार्च का हम लोग का घोषित प्रोग्राम है कि मार्च में हम लोग पूरे बिहार के अगले 10 साल के विकास का जो हम लोग का अपना विजन है, अपना जो प्रोग्राम है, उसको पब्लिकली जारी करेंगे। और सिर्फ बिहार के विकास का एजेंडा नहीं जारी करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, बिहार में 8,500 पंचायत हैं। हर पंचायत का अलग अलग ये योजना बनाकर मार्च में जारी करेंगे कि इस पंचायत में क्या करने से बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होगी, इस पंचायत में क्या करने से 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इस पंचायत में क्या करने से खेती किसानी करने वाले लोग खाने वाली खेती से अलग हटकर कमाने वाली खेती में जाएंगे। ये बात हर पंचायत का बनाकर जारी करेंगे। तो मेरा अभी फोकस क्या है, अक्टूबर तक ये सबसे बेहतर लोगों का दल बन जाए। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक जब मैं लोगों के साथ अभी घूम रहा हूं, तो ये जो एजेंडा है विकास का, वो कार्यक्रम पूरा उसको बना दिया जाए। मार्च के बाद जब लोग साथ में बैठेंगे, वो जब चुनाव लड़ेंगे, जो लोग चुन कर आएगा वो चुनेगा अपने में। जब इतने काबिल लोग साथ में आकर दल बना रहे हैं, इतने काबिल लोग मिलकर 10 साल का विकास का एजेंडा बना रहे हैं। बिहार की जनता तो आपका चेहरा देख रही है, आपका विजन देख रही है, आपका प्रोग्राम देख रही है, आपकी बैकग्राउंड देख रही है। अब वो किसी और को बना देंगे, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, बिहार की जनता मेरा देख रही है और मेरा उनको आश्वासन भी है कि मैं जब तक हूं इस पूरे अभियान में, इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। मैं उनके इस बात का गारंटर हूं कि कोई भी गलत आदमी इसमें नहीं घुसेगा। जो बात हम लोग पब्लिकली कह रहे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे। अगर वो गलती होती है तो बिहार की जनता मेरा गर्दन पकड़ ले, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं। देखिए रजत जी, आप इतने दिन से आप इतनी लंबी पत्रकारिता की, अगर हमको विधायक सांसद बनना होता तो देश में कौन सा ऐसा दल है जो हमको सांसद न बना दे, राज्यसभा में न भेज दे? कोई भी भेज देगा। नहीं, इसमें सांसद की बात नहीं है, एमएलए की बात नहीं है। बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास एक दृष्टिकोण हो। मुझे लगता है कि 243 लोग जो चुनाव लड़ेंगे, उसमें ज्यादातर लोग, उसमें कई लोगों में आपको काबिलियत दिखेगी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं लेकर आ रहा हूं, आप देखिएगा। ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अपना नाम इसलिए आगे नहीं करना चाहते क्योंकि ये ब्राह्मण है, नहीं, पांडे जी हैं, तो इनको लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, ये लोगों का भ्रम है भाई। अगर मैं ब्राह्मण हूं, हर आदमी जिसका जन्म हुआ है इस देश में वो किसी न किसी जाति का है, तो मेरा तो कोई जातियों में यकीन नहीं है, लेकिन मेरा नाम है प्रशांत किशोर। अब आरजेडी जैसे लोग जो जीवन में जाति के आगे कुछ ना आगे जानता है ना पीछे जानता है, तो कहता है इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। अरे भाई, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे,
मेरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे। वो इसलिए करते हैं ताकि अपने समाज में मैसेज दे कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कहे कि ये सवर्ण है। मैंने खुले मन से कहा है कि भाई ये बता दो कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी किसी जाति के हैं। उनके जाति की संख्या कितनी है? 2% से कम है बिहार में। वो 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ब्राह्मणों की संख्या तो 3-4% है वहां पे बिहार में। भाई जिस समाज से लालू जी आते हैं उसकी संख्या कितनी है? 15-16% है। 15-16% से तो आप बिहार नहीं जीत सकते। तो आप किसी भी जाति के हों, आपको बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ तो बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ अपनी जाति के आधार पर तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो ये एक भ्रम फैलाना कि भाई हमारी जाति को छोड़कर, हमारे परिवार को छोड़कर कोई नहीं आ सकता है बिहार में, यही करके तो ये लोग राज कर रहे हैं। और मैं उसको चुनौती दे रहा हूं, मैं डरता हूं नहीं। जब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, संयोजक नहीं बनेंगे, तो किसी दिन झोला उठा के चले जाएंगे, हो गया काम। नहीं, झोला उठाकर चले जाने का तो प्रेरोगेटिव देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है, तो हम तो उनके डोमेन में नहीं घुस सकते हैं। मैं बिहार में अगले 10 साल अपने जीवन का पूरी तरीके से समर्पित हूं। जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए, तब तक आप मुझे बिहार के बाहर किसी भी जिम्मेवारी में नहीं देखेंगे। मैं बिहार में ही हूं, बिहार में ही मरना खपना है। 10 साल मैं अपना जीवन 10 साल के फ्रेम में जीता हूं। 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में था, वहां अच्छा खासा था, छोड़ दिया। फिर 10 साल जो मैं काम करता था, जिसको आप रणनीतिकार और ये सब बता रहे थे, प्रबंधक, फिर जब वहां पर टॉप पर थे तब उसको छोड़ा। अब छोड़कर अपना जीवन का 10 साल, अभी 2 साल हुए हैं, 8 साल मुझे और आप करने दीजिए। मैं आपको बिहार में ये करके दिखाऊंगा। अब देखिए जो विरोधी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ललन सिंह ने कहा ये व्यापारी आदमी हैं, अपना माल बेचने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक बात है, व्यापारी हैं, कोई चोर तो नहीं है। व्यापारी होना चोरी होना तो है नहीं भाई। अपना माल बेचना चाह रहे हैं। माल क्या बेच रहे हैं? मेरा माल क्या है? मेरा माल है कि बिहार के बच्चे अनपढ़ न रहें, ये माल बेचना चाहते हैं। ठीक है, बेचना चाहते हैं। बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं, ये माल बेचना चाहते हैं। और बेचने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। जैसे लोग सर पे पोटली लेकर अपना सामान बेचते हैं, वैसे मैं इस विचार को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बेच रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा पढ़े, तुम्हारा बच्चा मजदूरी न करने जाए। इस विचार को बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक आरजेडी के नेता हैं रामवृक्ष, उन्होंने कहा कि इनका काम नचनिया वाला है, जहां पैसा मिलेगा वहां नाचने चले जाएंगे। तो अब देखिए इनके बाद किसने मुझे पैसा दिया? बिहार की जनता ने। उसके बिहार के तुम लोगों ने जो 30 साल बिहार को चलाया, उसका नतीजा यह है कि बिहार में 2/3 लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। वो बेचारा अपना पेट नहीं भर पा रहे, वो हमको पैसा दे देंगे बिहार में नाचने के लिए। अगर तुम लोगों ने बिहार को उस हालात में रखा होता, बनाया होता, जहां कुछ पैसा देता, तो भी बात समझ में आती। बिहार को तो लूट के तुमने भूखा नंगा बना दिया। कौन पैसा देगा बिहार में मुझे नाचने के लिए या गाने के लिए? तो हम तो अपना पैसा लगाकर अपना हारमोनियम लेकर खुद ही गा रहे हैं। जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद जी को किंग मेकर कहा जाता है, तो सर आप ये टाइटल लेना चाहेंगे? और अगर आप लेंगे तो आपका विजन क्या है आगे का? लालू जी किंग मेकर कहाँ रहे हो? तो खुद किंग रहे हैं हमेशा। लालू जी किंग मेकर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं देते हैं दूसरे को। आप उनके विधायकों को जाकर पूछिएगा, जिसको मंत्री बनाते हैं, तो उसमें भी वही मंत्रालय देते हैं जो उनके पास कुछ ना हो, सारा अपने ही पास रखते हैं। ये लोग, इनकी वो ताकत नहीं है, इनका वो कैरेक्टर नहीं कि किसी को कुछ भी दे सकें। जो है वो सब परिवार के लिए है। आप कह रहे हैं कि बिहार में आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए आप फंड की व्यवस्था कहां से करेंगे? हम लोग डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग की सबसे बड़ी व्यवस्था देश में खड़ी कर रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको देश में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी एक जरिया हो सकता है चुनाव प्रचार प्रसार का, वैसे ही बिहार जैसे राज्य में मैं एक व्यवस्था खड़ी कर रहा हूँ, जहाँ घर बैठे लोग अपने मोबाइल के जरिए जन स्वराज की इस व्यवस्था को डोनेट कर पाएंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से कम 2 करोड़ आबादी से, 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लिया जाए बैंकों के जरिए। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी देंगे तो जन स्वराज के खाते में 200 करोड़ रुपया होगा। और 200 करोड़ रुपया 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी है। अब आप कहेंगे पहले से क्यों नहीं हुआ है? पहले से इसलिए नहीं हुआ है कि एक तो पैसा देने की व्यवस्था नहीं बनी हुई है कि कैसे दिया जाए, प्लस
लोगों में वो जागरूकता नहीं है। लोग तो समझते हैं नेता पहले से लूट के बैठा हुआ है, इसको क्यों पैसा दें। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे कि बिहार चाहे जितना भी गरीब हो, 2 करोड़ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो कि 100 रुपया दे पाए। तो हम लोग गांव में जाकर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम 100 रुपया साल में दे दोगे तो तुमको राशन कार्ड बनाने में 2500 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम 100 रुपया दोगे तो तुमको इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 1500 रुपया नहीं लगेगा। हम एकदम टेंजिबल बात, शिक्षा सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगी नहीं कह रहे हैं। जो तुम्हारे जेब से पैसा लग रहा है, दाखिल खारिज में रसीद काटने में 20,000 रुपया लग रहा है, तुम 100 रुपया दो, तुम्हारे साथ तुम्हारा नेता ऐसा व्यक्ति होगा जो तुमसे ये पैसा नहीं तो आपका असेसमेंट क्या है? और मैं चाहूंगा, चूंकि आपका बहुत बड़ा मंच है, कि देश की जनता ये देखे, आकर आप मेरा गर्दन भी पकड़े जब दल बन जाए, ये पैसा बैंकों के जरिए जन स्वराज के पास आया कि नहीं आया। बिल्कुल लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे रोज सैकड़ों लोग ये कह रहे हैं भैया कब शुरू कीजिएगा, हम लोग एकदम देना चाहते हैं। 100 रुपया क्यों नहीं देंगे भाई? साल में 100 रुपये देना है, 2 करोड़ आदमी को देना है, 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा, लड़ लेंगे। मैंने आपको क्या कहा, हम सरस्वती के उपासक हैं, बुद्धि है तो लक्ष्मी आ जाएंगी। आपने इतनी अच्छी बात कह दी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेक भी ले लेना चाहिए, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज तवलीन सिंह का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज जज ने मुकदमा चलाया चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर से पूछा पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में, आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के बारे में, जन स्वराज के बारे में, उनके सपने के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज तवलीन सिंह के फैसले का। शुरू में कह दूं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं, इसीलिए मेरे लिए ये फैसला लेकिन एक शिकायत है आपसे। वकील साहब ने जो आपको जिम्मेदारी से भागने वाली बात कही, उससे मैं सहमत हूं। आप जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला, आपकी पार्टी जितनी बड़ी हो जाए। लीडरशिप से भागना नहीं चाहिए। एक नसीहत मेरी तरफ से और है कि अब जो आप उतर आए हैं राजनीति में, तो मीर के शब्दों में ये भी याद रखिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशागरी का। आप कुछ कहना चाहते हैं कि जज साहिबा भी कह रही हैं जिम्मेदारी ले लीजिए, मैं भी कह रहा हूं जिम्मेदारी से मत भागिए। मैं इतना ही आपको कहूंगा कि मेरी जिम्मेवारी है, आपकी अदालत में भी कह रहे हैं और जनता की अदालत में गांव-गांव जा कह रहे हैं, बिहार को एक प्रॉस्परस स्टेट बनाने के लिए जीवन का जो कुछ भी करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे। मेरे जीवन में अब एक ही ध्येय अभी बचा हुआ है, अगले 10 साल में बिहार को बदलना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस मिट्टी का कर्ज है मुझ पर, बहुत लोग नहीं जानते हैं, मेरे दादा इतने गरीब थे, वो बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे बिहार में, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई बिहार में प्रयास नहीं करेगा तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में प्रयास करने की। तो मैं प्रयास करना चाहता हूं और ईमानदारी और शुद्धता से प्रयास करना चाहता हूं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, बिहार की जनता के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि प्रशांत किशोर बिहार की जनता का भला करेंगे, बिहार के जो लोग हैं उनके दिलों में खुशी भरेंगे, उन्हें समृद्ध करेंगे, प्रशांत किशोर की ये जिम्मेदारी है। आपकी अदालत का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ।